क्या कभी आपने सोचा है कि मुगलों ने नेपाल पर कभी आक्रमण क्यों नहीं किया? मुगल सल्तनत की भारत उपमहाद्वीप के इतिहास पर गहरी छाप है। अपने करीब 300 वर्ष के शासन के दौरान मुगलों ने भारत और इसके आसपास के एक बड़े भूभाग पर राज किया है। उन्होंने अपने सल्तनत को दक्षिण भारत में भी फैलाने की कोशिश और इसमें काफी हद तक सफल भी रहे, लेकिन 3 सदी तक शासन करने के बावजूद मुगलों ने कभी नेपाल पर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया, जिससे उत्तर भारत की जमीनी सीमा लगती है। मुगलों ने मैदानी भाग पर कब्जा के लिए राजपूतों और दक्षिण में मराठाओं से लगातार संघर्ष किया। ऐसे में उनका कभी नेपाल का रुख नहीं करना हैरान करता है, क्योंकि नेपाल की सामरिक और व्यापारिक नजरिए से अपनी एक खास अहमियत थी। मुगल वंश की नींव रखने वाले बाबर और उसके बेटे हुमायूं के बारे में माना जा सकता है कि उनका ज्यादातर वक्त आसपास के राजाओं से संघर्ष में बीता, इसलिए उन्हें नेपाल जैसे देश पर आक्रमण का समय ही नहीं मिला होगा। लेकिन अकबर और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सल्तनत काफी ताकतवर और स्थिर थी। वे नेपाल पर अधिकार जमा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी कोशिश तक नहीं की। मुगलों के नेपाल पर आक्रमण न करने के वजह जानने से पहले उन 2 मुस्लिम शासक के बारे में जान लेते जिन्होंने नेपाल पर अधिकार करने का प्रयास किया था। नेपाल पर पहली बार हमला किया बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह ने सन 1349 में। उसने नेपाल की राजधानी काठमांडू को लूटा, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे पीछे हटना पड़ गया। फिर 18वीं सदी में एक और बंगाली सुल्तान मीर कासिम ने नेपाल पर आक्रमण किया, लेकिन मीर कासिम का हमला बुरी तरह नाकाम रहा। नेपाली गुरखाओं ने उसे आसानी से खदेड़ दिया। नेपाल पर हमला करने में सबसे बड़ी बाधा थी उसकी भौगोलिक स्थिति। दुनिया के शीर्ष 10 पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में ही है, जो उसे कुदरती किला बना देती है। मुगल सेना की जान हाथी, घोड़ा और ऊंट थे, लेकिन बाहरी रास्तों पर इन जानवर को ले जाना, वह भी युद्ध के सामान के साथ, काफी मुश्किल काम था। हिमालय की जमात देने वाली ठंड से निपटना भी एक बड़ी चुनौती थी। मुगल सैनिकों को इस तरह का मौसम से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। बंगाल के सुल्तान शमसुद्दीन ने जब नेपाल पर हमला किया, तब उसकी सेना को भी घाटी की सर्दी ने काफी नुकसान पहुंचाया। उसके सैनिक मलेरिया और दूसरी बीमारियों के शिकार हो गए और उससे जल्दी नेपाल छोड़कर वापस भागना पड़ा। नेपाल को जितना आर्थिक तौर पर ज्यादा फायदेमंद नहीं था, ऐसे नहीं है कि नेपाल कोई बेहद गरीब मुल्क था। काठमांडू के वास्तुकला और बुनियादी ढांचे से उसकी समृद्धि का पता चलता है। साथ ही वह उस वक्त प्रमुख व्यापारिक मार्ग में था। नेपाल पर आक्रमण घाटे का सौदा था, क्योंकि जितना धन वहां से मिलता उससे अधिक युद्ध की तैयारियों पर खर्चा हो जाता। मुगलों को नेपाल की ओर से कोई खतरा भी नहीं था जिससे वो उस पर आक्रमण करते। उल्टे नेपाल ने तिब्बत में मुगल व्यापार को फलने फूलने की राह खोली। उन पर हमला करने से तिब्बत के साथ मुगल व्यापार को जाहिर तौर पर नुकसान पहुंचता। किसी हमले का प्रभाव तिब्बत के साथ उनके व्यापार तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि लद्दाख और हिमालय क्षेत्र के अन्य राज्यों में मुगल अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता। अपने चरम पर मुगल फौज की कुल तादाद 9 लाख से भी अधिक थी। इनमें भारतीय, अरबी, अफगानी और ईरानी के साथ यूरोपीय लोग तक शामिल थे। ऐसे में उनके लिए सारी परेशानियों को दरकिनार करके भारतीयों को जितना बाएं हाथ का खेल था। लेकिन मुगल हर चीजों को रणनीतिक नजरियों से देखते थे। जब तक कोई राज्य उनके लिए उपयोगी ना हो, वह अपना समय, शक्ति और दूसरे संशोधन बर्बाद नहीं करते थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।